दिल्ली में मॉनसून ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। जी हां, आज फिर दिल्ली और एनसीआर में बादल जमकर बरसे। सुबह से मंडराते काले बादलों का डेरा दिल्ली और एनसीआर में दिखाई दिया। दोपहर में ही अंधेरा छा गया, गाड़ियों की बत्तियां जलने लगी, फिर जमकर बरसात हुई। तेज बारिश के कारण दिल्ली के कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति भी पैदा हो गई। दिल्ली के 5 इलाकों की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। मायापुरी आईटीओ में देखिए कितना लंबा जाम यहां पर लगा हुआ है। जंतर मंतर जहां पर झमाझम बारिश की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, वहीं साउथ एवेन्यू और कनॉट प्लेस में काले बादल का डेरा जो है वो देखने को मिला। लेकिन यहां पर कई लोगों को दिक्कतें भी हो गई। देखिए आईटीओ में कितना लंबा जाम यहां पर लोगों को देखना पड़ा। बहुत देर तक यहां पर गाड़ियां बंपर टू बंपर, देखिए ऑलमोस्ट गाड़ियां यहां पर खड़ी हुई हैं और एक लंबा जाम, इससे जूझते लोग। हालांकि ये भी अजीब विडंबना है, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे दिल्ली एनसीआर के लोग कि बरसात हो, थोड़ी सी राहत मिले, थोड़ी सी सुकून मिले। और महज 2 दिन की, आज दूसरे दिन बारिश, मानसून की पहली बारिश कायदे से कल हुई थी, आज दूसरा ही दिन है जबकि बरसात हुई है लगातार, और बहुत अच्छी इसे बरसात कहेंगे, अच्छी बरसात हुई है। लेकिन उसी में देखिए क्या हाल हो जाता है शहरों में। दिल्ली की अगर हम स्थिति आपको बताएं, मुंबई का हाल तो कई बार आपको हमने बताया है, लेकिन दिल्ली में देखिए क्या स्थिति हो जाती है। आज दूसरे दिन की ही बारिश है, लेकिन यहां पर आईटीओ में लंबा जाम देखने को मिल रहा है। सुबह के वक्त में ही, दोपहर के वक्त में ही लोगों को हेडलाइट्स गाड़ियों की जलाकर यहां पर रखना पड़ा है, क्योंकि अंधेरा बिल्कुल छा गया था। बादलों का ऐसा डेरा था कि पूरे दिल्ली को एक तरह से अपने आगोश में ले लिया था। और आइए देखिए हमारे संवाददाताओं की रिपोर्ट। देरी सही लेकिन मानसून आया तो सही। और हाँ, अब कम से कम दिल्ली वालों के समेत पूरे एनसीआर उत्तर भारत को राहत मिली है। लंबी तपती गर्मी और जानलेवा जो उमस थी उससे जो राहत मिली है। अब आज सुबह से भीषण बरसात देखने को मिली है। दोपहर में तो ऐसा लगा कि मानो आसमान काला हो गया, देखने में दिक्कत हो जाएगी, विजिबिलिटी कम हो जाएगी। लेकिन रह करके कहीं पर धीमी बरसात है, कहीं मॉडरेट है, तो कहीं तेज बरसात। न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे एनसीआर, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद, इस सारे इलाकों में जैसे ही मानसून के बादल सक्रिय हुए हैं, पूरे उत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत या पूर्वोत्तर भारत में अब जो है मानसून की एक्टिविटी दिखाई पड़ने लगी है। अब आगे डिफिशियंसी होगी, मानसून कैसा होगा ये नहीं पता, लेकिन कम से कम जो दिल्ली एनसीआर पूरा तड़प रहा था बरसात के लिए, क्योंकि गर्मी जानलेवा थी और ऊपर से उमस वो भी परेशान करने वाली थी। लेकिन अब जब बादल बरसे हैं तो बिल्कुल झूम करके बरसे हैं, राहत मिली है, निजात मिली है। और जो कि मॉनसून डिपार्टमेंट का कहना है, मौसम विभाग का कहना है कि अगले कुछ दिनों तक कम से कम ऐसी बरसात रहेगी। तो बस बरसात का लुत्फ उठाइए। लेकिन हाँ, इसके चलते लो लाइन इलाके, अगर तेज बरसात हुई तो वहां वाटर लॉगिंग भी हो सकती है, जल जमाव होगा तो ट्रैफिक जाम की समस्या हो सकती है। तो इन समस्याओं से लड़ने के लिए भी तैयार रहिए। लेकिन फिलहाल लुत्फ उठाइए मौसम का। दिल्ली से रितेश के साथ मैं आशुतोष मिश्रा, आज तक। दिल्ली एनसीआर में धुआंधार बारिश ने दस्तक दी है। तमाम दिल्ली वालों को उमस और गर्मी से एक बड़ी राहत मिल गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं कनॉट प्लेस में। आसमान का नजारा देखिए, काले बादल चारों तरफ नजर आ रहे हैं। अभी भी रिमझिम बारिश हो रही है। कई ऐसे दिल्ली के इलाके हैं जहां पर अभी भी जमकर बादल बरस रहे हैं। और आपको बता दें कि कल जिस तरह से गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ा, उसके बाद इंतजार मानसून की इस लंबी बारिश का ही था। और सुबह से ही दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ये बादल छा गए। तस्वीरें आप देखें तो हर कोई इस बारिश में भीगना चाहता है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात ये भी रही कि जितने भी इलाके थे दिल्ली के, वो दोपहर 12 बजे ही रात की तरह नजर आने लगे। अंधेरा छा गया और जितनी भी गाड़ियां सड़कों से गुजर रही हैं, आप देखिए यहाँ पर वो अपनी लाइट जलाकर ही सड़कों पर नजर आ रही हैं। तो ऐसी स्थिति में फिलहाल तेज हवाएं चल रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर जितने भी पेड़ हैं वो तेज हवाओं से घिरे हुए हैं। और साथ ही साथ इस तरह का मौसम आज दिन भर दिल्ली एनसीआर में देखने के लिए मिल सकता है। तो दिल्ली वालों को उमस और गर्मी से एक बड़ी राहत। कैमरामैन अजय ठाकुर के साथ पंकज जैन, दिल्ली आज तक। दिल्ली में मॉनसून ने यूं तो मंगलवार को दस्तक दे दी थी, लेकिन आज यानी बुधवार को हो रही है झमाझम बारिश। इस वक्त हम कनॉट प्लेस में हैं और यहाँ मूसलाधार बारिश इस समय चल रही है। आकाश में काले घने बादल, तेज हवाएं और साथ ही साथ बारिश, जो कि इस मौसम की सबसे तेज बारिश कही जा सकती है।
वो इस वक्त देखने को मिल रही है। तापमान निश्चित तौर पर काफी सुहाना है, कम हो गया है। बारिश का यूं तो जून से दिल्ली वाले इंतजार कर रहे थे, लेकिन बहुत देर यानी लगभग 16 दिन के बाद जो देरी से दस्तक दिया मॉनसून ने, और उसके बाद जो अगले ही दिन इस तरीके की झमाझम बारिश, निश्चित तौर पर लोगों के लिए बड़ी राहत, क्योंकि बारिश का इंतजार तो था ही, सबसे ज्यादा उमस और गर्मी के कारण लोग परेशान हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कनॉट प्लेस में लोग अपने आप को बचाने के लिए शेड में, साए में खड़े हैं। लेकिन हर कोई इस समय एंजॉय कर रहा है, क्योंकि मौसम ने थोड़ी परेशानी तो बढ़ाई थी। इस बारिश का सबको इंतजार था, आप लोगों को भी इंतजार था? बिल्कुल सर, बहुत इंतजार था। मतलब सोच रहे कब बारिश, इतनी गर्मी इतनी ज्यादा थी, सोच रहे कब बारिश हो कब ना हो, फिर बट आज भगवान ने सोचा तो हो ही गया, तो अच्छा लगा बारिश ना। ये अंदाज है जो बारिश के मौसम का इंतजार होता है, शायद यही होता है, क्योंकि धरती तो भीगती ही है लेकिन मन भी आनंद में भिगो देती है। ये एक अच्छी बात है और इसीलिए लोग इंतजार भी कर रहे थे इस बारिश का, और आखिरकार दिल्ली वालों को भी तपती गर्मी से राहत तो मिली ही है, एक सुहाने मौसम को भी स्वागत करने का मौका मिला है। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। कोरोना काल में कांवड़ यात्रा को इजाजत दी जाए या नहीं, यह मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। यूपी सरकार ने शर्तों के साथ कांवड़ यात्रा की इजाजत दी, इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। अब 16 जुलाई को इस मामले पर सुनवाई होगी। उधर उत्तराखंड पहले ही कांवड़ यात्रा को रद्द कर चुका है, लेकिन जिस अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया, उससे कांवड़ यात्रा पर इस बार ग्रहण लगता हुआ दिख रहा है। 3 राज्यों का हाल आपको बता दें कि उत्तराखंड जो है वो साफ तौर पर कह चुका है कि जीवन बचाना प्राथमिकता है और इसीलिए कांवड़ यात्रा की इजाजत उत्तराखंड में नहीं है। उत्तर प्रदेश में कम लोगों के साथ और कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, नियमों को फॉलो करते हुए इजाजत दी गई है कांवड़ यात्रा की। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट कांवड़ यात्रा पर स्वतः संज्ञान लिया है कांवड़ यात्रा को लेकर, और यूपी सरकार को बाकायदा एक नोटिस भेजा है सुप्रीम कोर्ट ने, जिसकी सुनवाई 16 तारीख को होगी। जस्टिस रॉयटन फली नरीमन की टिप्पणी काफी सख्त है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि कांवड़ यात्रा की इजाजत देने वाले इस गंभीर मामले में हम सरकारों के विचार और रुख भी जानना चाहते हैं। भारत की जनता तो पूरी तरह किंग कर्तव्य मूड, हद बुद्धि और बेपरवाह सी दिखती है, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं कि तीसरी लहर की जबरदस्त आशंका के मद्देनजर हम कोविड प्रोटोकॉल में थोड़ी सी भी ढील या लापरवाही नहीं बरत सकते। दूसरी ओर लोग मनमानी पर आमादा है। कांवड़ यात्रा को इजाजत देने के पीछे सरकार अपनी मंशा प्रकट करे। यूपी ने शर्तों के साथ कांवड़ यात्रा की इजाजत दी है, लेकिन उत्तराखंड ने यात्रा रद्द कर दी है। अब दोनों राज्यों को 16 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में अपना पक्ष रखना पड़ेगा। हमने पिछले काफी दिनों से बहुत इसमें एक्सरसाइज की, उच्च अधिकारियों से भी बात की और पड़ोसी राज्यों के अधिकारियों की भी आपस में वार्ता हुई। इन सब का निष्कर्ष निकला कि हम ऐसे समय में, जबकि कोरोना महामारी और हमारे यहाँ पर अभी वेरिएंट एक वहाँ पर गदरपुर में पाया गया, तो हरिद्वार को हम जो है एक कोरोना महामारी का केंद्र नहीं बनाना चाहते हैं। लोगों का जीवन हमारे लिए प्राथमिकता है, हम उससे बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते, उसमें हम कोई कोताही नहीं बरतेंगे, इसलिए हमने यात्रा स्थगित करने का फैसला किया। उत्तर प्रदेश के अंदर कांवड़ यात्रा चलेगी, लेकिन उसके अंदर विशेष रूप से, और मुख्यमंत्री जी इसमें बल डालते जा रहे हैं कि जो भी स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स हैं, जिसका मतलब सोशल डिस्टेंसिंग है, आपको आरटीपीसीआर का टेस्ट है, आपको उसके अंदर मास्क लगाना, ये हर चीजों का पालन किया जाएगा और जगह जगह पे सुरक्षा के साथ इसकी निगरानी भी करी जाएगी। लेकिन अभी एक विस्तृत हमारी तरफ से जो एक प्रोटोकॉल जारी होना है कांवड़ यात्रा, वो अभी किया नहीं गया है। वो जब किया जाएगा तो उसमें और भी गाइडलाइंस आएंगी। पंजाब उत्तराखंड के बाद आज गोवा में केजरीवाल ने बड़ा चुनावी दांव चला है। केजरीवाल ने गोवा के लोगों के लिए 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया है और पुराने बिल माफ करने का भी दांव खेला है। हर परिवार को हर महीने
300 यूनिट बिजली तक मुफ्त दिया जाएगा। $300 यूनिट तक हर परिवार को हर महीने मुफ्त दिया जाएगा। पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे। वी विल स्टार्ट ऑन अ क्लीन स्लेट। पुराने सारे बिल माफ किए जाएंगे। लोग पूछ रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो था जिसकी वजह से ये गए थे, और पिछले 10 दिन से गोवा के अंदर जब से हमने ये कैंपेन छेड़ा है, विश्वासघात जो लोगों के साथ, गोवा के लोगों के साथ हुआ, दोनों पार्टियों ने किया और उन एमएलएज ने किया। आई थिंक हमने लोगों की दुखती रग को छेड़ दिया है। हजारों लोग रजिस्टर कर रहे हैं, हजारों लोग कसम खा रहे हैं कि अब इन दोनों पार्टियों को वोट नहीं देंगे, इन दोनों पार्टियों ने दगा किया है। मध्य प्रदेश के अंदर तो लोगों ने कांग्रेस की सरकार बनाई थी, 1-1.5 साल के अंदर उन्होंने बीजेपी की सरकार बना दी। कर्नाटका के अंदर तो लोगों ने इनकी सरकार बनाई थी, उन्होंने बीजेपी की सरकार बना दी। तो इसके ऊपर लोग विचार करेंगे। ये आवाज हमारी आवाज नहीं है, ये गोवा के लोगों की आवाज है। अगर आप जाके पूछें तो गोवा के लोग ये कह रहे हैं कि ये पुरानी पार्टियां और पुराने नेताओं से भविष्य नहीं बदल सकता। अगर हमें भविष्य बदलना है, वी नीड न्यू काइंड ऑफ पॉलिटिक्स, वी नीड अ न्यू पार्टी। मोदी सरकार के खिलाफ महंगाई को लेकर कांग्रेस अभियान छेड़े हुए है। 7 जुलाई से ही कांग्रेस के कार्यकर्ता अलग अलग शहरों में महंगाई को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार दूसरे महीने रिटेल महंगाई दर 6% के ऊपर बनी हुई है। ये आंकड़ा कोरोना काल में महंगाई से जूझते आम आदमी की मुश्किलों को बयान करने के लिए काफी है। इस महंगाई से केवल आम लोग ही परेशान नहीं हैं, आरबीआई जैसे नीति निर्माता भी इसके आगे बेबस हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार में ये ब्रेकर बनने का काम कर रही है। अगर आंकड़ों के हिसाब से देखें तो जून में रिटेल महंगाई दर मई के मुकाबले में मामूली तौर पर कम हुई है। जून में सीपीआई घटकर 6.26% पर आ गई है। मई में ये 6.30% थी। लेकिन मई के मुकाबले जून में खाने पीने की चीजें महंगी हुई हैं, जिसकी एक बड़ी वजह महंगे पेट्रोल डीजल है। एनएसओ के आंकड़ों के मुताबिक खाद्य महंगाई दर जून में 5.15% रही, जबकि मई में ये 5.01% थी। जानकारों का भी मानना है कि महंगाई का मौजूदा स्तर इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए जरूरी सस्ती ब्याज दरों के रास्ते का कांटा बन गया है। रोजमर्रा की जो चीजें हैं वो अब महंगी होती जा रही हैं और लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही हैं, चाहे सब्जियों के रेट हों या फिर दाल और चावल हों, ये सभी के रेट बढ़ते जा रहे हैं और उसका इन्फ्लेशन डायरेक्ट सीधे रिलेशन है और इसी वजह से आम लोगों को महंगाई का सीधा सीधा फर्क पड़ रहा है। आने वाले समय में आरबीआई भी यहां पर बहुत ज्यादा स्टेप नहीं ले सकती और अगर यहां पर इंटरेस्ट रेट में और कटौती होती है तो इससे इन्फ्लेशन और बढ़ता हुआ नजर आएगा, यानी कि आगे महंगाई तो बढ़ेगी। अगर अलग अलग सेगमेंट्स की बात करें तो मई के मुकाबले जून में फ्यूल और लाइट में महंगाई बढ़कर 12.7% रही, जबकि मई में ये 11.6% थी। इसके अलावा भी अगर सालाना स्तर पर देखें तो कई चीजों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। सरसों का तेल 90 रुपए से बढ़कर 209 रुपए प्रति किलो तक महंगा हुआ है। दूध 30 से 65 रुपए से बढ़कर 38 से 67 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके अलावा भी चावल, अरहर दाल, शक्कर, आलू, प्याज भी महंगे हुए हैं, जिससे सबसे ज्यादा परेशान फूड इंडस्ट्री है। फूड इंडस्ट्री के अंदर ये महंगाई दर बढ़ी, उसके पीछे सबसे बड़ा कारण पेट्रोल डीजल के प्राइसेस बढ़ जाना, जिसकी वजह से लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाना और आलू, प्याज, दूध, घी, रिफाइंड, गैस सिलेंडर, फ्यूल कॉस्ट बढ़ना और वहीं सरसों का तेल तो 100% की बढ़त के साथ बंद होता है। तो ये सारी चीजें कैलकुलेट करके क्यूमुलेट होती हैं एक बढ़ी हुई कॉस्ट के ऊपर, और बढ़ी हुई कॉस्ट के साथ रिटेल प्राइस आप नहीं बढ़ा सकते, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस और मार्केट का स्लम्प होना, और वहीं प्रॉफिट मार्जिन थिन हो जाते हैं, जिसकी वजह से फूड इंडस्ट्री काफी गहरी इंपैक्ट में आई है। ऐसे में पहले ही कोरोना में आमदनी घटने से परेशान लोगों के लिए महंगाई का ये चाबुक
दोहरी मुसीबत जैसा है। अब देखना यही है कि पेट्रोल डीजल समेत सप्लाई को दुरुस्त करके कैसे सरकार इस महंगाई से आम आदमी को निजात दिलाती है। आज तक ब्यूरो। अभी बड़ी आबादी का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है और वायरस अपना रूप बदल रहा है। संक्रमण फिर से बढ़ने लगा है। महाराष्ट्र में तो लग रहा है कि दूसरी लहर ठीक से गई ही नहीं है। ऐसे में कोरोना को लेकर लापरवाही बरतना, प्रोटोकॉल का पालन नहीं करना जल्द ही तीसरी लहर से हमारा सामना करवा सकता है। साथियों, हमें कोरोना वायरस के हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। और इसलिए हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। जब हम थर्ड वेव की बात करते हैं तो हम थर्ड वेव को मौसम के समाचार की तरह से, वेदर अपडेट की तरह से सामान्य रूप में ले रहे हैं। हम उसकी गंभीरता और उससे संबंधित अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को शायद जिस स्थाई पर समझने की जरूरत है, वहां पर कुछ चूक हो रही है। यह मॉनसून की बारिशों से आने से पहले कहीं हम घूमने चले जाएं, या ऐसा कोई सिंपल आचरण नहीं है, बल्कि वायरस वर्सेस ह्यूमन बीइंग, इसके बीच चलने वाली कंटिन्यूअस लड़ाई है। इसलिए जरूरी है कि हम सब यह समझें कि थर्ड वेव प्रकृति से ज्यादा हमारी प्रवृत्ति पर डिपेंड करेगी।